रौनक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए विश्व इतिहास में प्रथम चैप्टर अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम से आरंभ करते हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। 50 प्रश्नों का कंटेंट है, परंतु पूरा अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम इसमें समाहित है और सही ढंग से एनालाइज करके समझाया गया है। आइए एक मोटिवेशन लाइन के साथ में हम शुरुआत करते हैं। ईश्वर का दिया हुआ कभी अल्प नहीं होता है, जो टूट जाता है वो संकल्प नहीं होता है। हार को लक्ष्य से दूरी रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता है। यदि आपने ठान ली है जीत की, तो आपके सामने कोई विकल्प नहीं है। क्या करने के लिए? हारने के लिए। इसलिए अपने लक्ष्य पर नजर गड़ाए रखिए और अपना लक्ष्य हासिल कीजिए। आइए अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसकी खोज की ओर ध्यान देते हैं। तो इतालवी नाविक कोलंबस 1492 में भारत की खोज के लिए निकला, परंतु वह दुर्भाग्यवश अमेरिका की धरती पर जा पहुंचा। जिस जहाज में निकला था उसका नाम सांता मारिया था और उसके साथ में दो मित्र पीटा और नीना भी शामिल थे। किसके साथ में थे? कोलंबस के साथ में। फिर एक और इतालवी नाविक 1501 में अमेरिको वेसुपुजी नामक का नाविक था। ये ब्राजील की यात्रा करते हुए ब्राजील तक पहुंच गया और उसने एक संस्मरण लिखा। उसमें लिखा कि उसने नई दुनिया की खोज कर ली। अब इसी संस्मरण को आधार मानते हुए जर्मनी का जो भूगोलवेत्ता था मार्टिन वाल्ड सिमुर, इसने इस द्वीप का नाम अमेरिका दे दिया। अमेरिगो वेसुपुजी के नाम पर इस द्वीप का नाम क्या दे दिया? अमेरिका। ये तो अमेरिका की खोज हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले अपने उपनिवेश स्थापित करने वाला जो देश था वो था स्पेन, और स्पेन ने सेंट अगस्टिन में सबसे पहले अपनी बस्ती स्थापित की। ये इसके खोज के बारे में है। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न इसका, अंग्रेजों ने अमेरिका में अपनी प्रथम बस्ती कहाँ पे स्थापित की? तो वर्जीनिया में सबसे पहले अपनी बस्ती स्थापित की 1607 में। ये बस्ती अंग्रेजों की जो कंपनी थी उन्होंने स्थापित की और 1624 में यह बस्ती ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गई। ये वर्जीनिया में जो बस्ती स्थापित की गई थी, ये रानी वर्जिन के नाम पर इसका नाम रखा गया था। आगे दूसरा प्रश्न है, जॉर्जिया नामक बस्ती की स्थापना जॉर्ज तृतीय के समय किसने की थी? इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज तृतीय। इसके समय जेम्स ओगले थारपे ने की थी। ये इंग्लैंड का व्यापारी था और इसने जॉर्जिया बस्ती की स्थापना अमेरिका में की थी 1732 में। सबसे दक्षिणतम बस्ती थी। आगे वाला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका उपनिवेश में उत्तर में मेन नदी से लेके दक्षिण में जॉर्जिया तक अंग्रेजों की कुल कितनी बस्तियां थी? तो अंग्रेजों की कुल 13 बस्तियां थी। अमेरिका में स्वीडन वासियों ने सर्वप्रथम अपनी बस्ती कहाँ स्थापित की? डेलावेयर नदी के किनारे। और हाल ही में डेलावेयर है वो चर्चित है क्योंकि यहाँ पे क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें 4 देश शामिल है। उनका शिखर सम्मेलन हाल ही में कहाँ पे हुआ है? डेलावेयर में हुआ है। आगे वाला है, फ्रांसीसियों ने सर्वप्रथम अमेरिका में अपनी बस्ती कहाँ कब स्थापित की? 1608 में की। अल्बानी सम्मेलन कब आयोजित हुआ? सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि अल्बानी सम्मेलन है उसका आयोजन कब किया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए 1754 में। अल्बानी सम्मेलन के बारे में ज्यादा देखें तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस सम्मेलन में कटे हुए सांप का चित्र प्रकाशित किया गया था और उसने एक संदेश लिखा था, या तो जुड़ जाओ या फिर मर जाओ। ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा था। आगे वाला क्वेश्चन से, सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में कोई भी प्रश्न आ सकता है, तो हम इसको एनालाइज करते हैं। यह 1756 से लेके 1763 के मध्य लगभग कुल मिला के 7 वर्षों तक लड़ा गया। मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया और प्रशा के बीच में था। ऑस्ट्रेलिया का साथ रूस और फ्रांस ने दिया और प्रशा का साथ दिया था वो इंग्लैंड ने दिया। अब इस सप्तवर्षीय युद्ध में क्या होता है? इंग्लैंड विजय हो जाता है, परंतु ऋण में दब जाता है। ऋण से उबरने के लिए उसने उपनिवेशों पर कर लगाए, परंतु उपनिवेश ने इस कर का विरोध किया। जैसे अमेरिका उपनिवेश है, उसने इन सभी करों का विरोध किया। हम आगे ग्रेनविल की योजना पढ़ेंगे, टाउनसाइड की योजना पढ़ेंगे, उसमें सब इसमें शामिल है। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका क्रांति के संबंध में ये जो निम्न कथन है वो किसने कहे थे? अमेरिका क्रांति के संबंध में ये कथन किसने कहे थे? अंग्रेजों और अमेरिका उपनिवेश के मध्य राजनीतिक मतभेद के कारण यह क्रांति हुई।
राजनीतिक मतभेद के कारण यह क्रांति हुई, ये चार्ल्स मैकलिन एंड्रयूज ने कहा था। सीधा सा प्रश्न आ सकता है कंपटीशन एग्जाम में कि अमेरिका क्रांति के संबंध में अंग्रेजों और अमेरिका उपनिवेश के मध्य राजनीतिक मतभेद के कारण यह क्रांति हुई, यह कथन किसका है? चार्ल्स मैकलिन एंड्रयूज का। दूसरा कथन है व्यापार व औद्योगिक हितों के कारण यह क्रांति हुई, तो यह कथन है चार्ल्स ऑस्टिन बेयर्ड का। ये बेयर्ड महोदय का है और ये एंड्रयूज महोदय का है। आगे वाला क्वेश्चन से सामाजिक समझौता एक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो ये पुस्तक की रचना रूसो ने की थी। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं इस पुस्तक को अंग्रेजी में। और ध्यान रखना, प्रश्न बहुत बार आ चुका है कंपटीशन एग्जाम में और आने की संभावना है, तो लगभग सभी लोग इस प्रश्न को करेंगे, परंतु ऐसे प्रश्न भी इस कंटेंट में शामिल है जो लगभग लोग नहीं जानते हैं। इसलिए शानदार तैयारी के साथ में आइए आगे बढ़ते हैं। कागजी मुद्रा के तत्व, जैसे ये प्रश्न, कागजी मुद्रा के तत्व और आवश्यकता पर एक सामान्य खोज पुस्तक की रचना किसने की? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की कागजी मुद्रा के तत्व और आवश्यकता पर एक सामान्य खोज। इस पुस्तक की रचना बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की। विलियम मैरी कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो इस कॉलेज की स्थापना 1693 में हुई थी, वर्जीनिया में हुई थी और जेम्स वलेर ने की थी। 3 प्रश्न इसमें सम्मिलित हो गए। सबसे पहले तो इसकी स्थापना किसने की? जेम्स वलेर ने की। कहाँ पे की? वर्जीनिया में की। और कब की? 1693 में की। अमेरिका का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? सबसे पहला समाचार पत्र अमेरिका का कौन सा था? बोस्टन न्यूज लेटर। बहुत महत्वपूर्ण है। 1704 में प्रकाशित हुआ और जॉन केबल ने इसको प्रकाशित किया। आगे वाला क्वेश्चन से जोंटो की स्थापना किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जोंटो की स्थापना की थी। अब जोंटो क्या था? तो एक विचार का केंद्र था और अमेरिका में जो फिलोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई वो जोंटो का ही विकसित रूप था। अब इसमें प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी का जन्म किस संस्था से हुआ? तो एक छोटी सी संस्था थी जिसका नाम था जोंटो और जोंटो से ही विकसित हो गई। इसका नाम क्या बना? अमेरिकन फिलोसॉफिकल सोसाइटी। महत्वपूर्ण है, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इस जोंटो की स्थापना की थी और यह एक विचार का केंद्र था। 14वां क्वेश्चन से इतिहास में आरंभ से लेकर आज तक सभी राजा हुए वो दमनकारी हुए, परंतु दमन करना उनका कोई अधिकार तो नहीं है। यह किसने कहा? इतिहास में आरंभ से लेकर अंत तक सभी राजा हुए वो दमनकारी हुए, परंतु दमन करना उसका अधिकार तो नहीं है। यह कथन जेम्स ओटिस का था। जेम्स ओटिस पहले अधिवक्ता थे, वकील थे। राजा के क्या थे? वकील थे। परंतु जब अमेरिका की क्रांति आरंभ हो रही थी तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और क्रांतिकारियों का साथ दिया था। आगे वाला क्वेश्चन से इंग्लैंड की संसद को वो कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं जो प्राकृतिक अधिकारों के विरुद्ध हो। इंग्लैंड की संसद को वो कानून बनाने का बिल्कुल अधिकार नहीं है जो प्राकृतिक अधिकारों के विरुद्ध हो। मतलब लोगों को जो प्रकृति से अधिकार मिले हैं उन अधिकारों के विरुद्ध में इंग्लैंड की संसद को कानून बनाने का अधिकार नहीं है। एक कथन किसका है? जेम्स ओटिस महोदय का है। 2 कथन आ गए हैं कि इतिहास में जो भी राजा हुए हैं वो दमनकारी हुए हैं, परंतु दमन करना उनका अधिकार तो नहीं है। ये भी ओटिस महोदय ने कहा था। और इंग्लैंड की संसद को कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है जो प्राकृतिक अधिकार के विरुद्ध हो। ये भी कथन जेम्स ओटिस ने कहा था। अब 2 महत्वपूर्ण पुस्तक आ रही है, कभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो द राइट ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड पुस्तक की रचना किसने की? द राइट ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड पुस्तक की रचना स्टीफन हॉकिंस ने की थी, जबकि राइट्स ऑफ द कॉलोनिस्ट पुस्तक की रचना सैमुअल एडम्स ने की थी। ये महत्वपूर्ण पुस्तक है, लगभग आपको गाइडों में नहीं मिलेगी, परंतु ये सार तत्व आपको दिया जा रहा है। इसलिए आप भी, एक सलाह है, आप भी अपने साथ में नोट्स बनाते रहिए ताकि आपको वापस रिवीजन करने में आसानी हो। द राइट ऑफ द कॉलोनीज एग्जामिन्ड पुस्तक की रचना स्टीफन हॉकिंस ने की थी। राइट ऑफ कॉलोनिस्ट पुस्तक की रचना सैमुअल एडम्स ने की थी। 18वां क्वेश्चन से यह महाद्वीप लंबे समय तक किसी विदेश शक्ति के अधीन नहीं रहेगा। अमेरिका महाद्वीप के संबंध में यह कथन किसका था? यह महाद्वीप लंबे समय तक किसी विदेश शक्ति के अधीन नहीं रहेगा। अमेरिका
महाद्वीप के संबंध में यह कथन किसका था? तो यह कथन टॉमस पेन का था, जो एक महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए हैं, इतिहासकार भी हुए हैं। 19वां क्वेश्चन है, ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया था क्योंकि उसने ब्रिटेन से आने वाली डाक को पढ़ना प्रारंभ किया था। ये महत्वपूर्ण कथन है और एक दो कथन आपको पूछे जाएंगे, इसलिए इसकी सही ढंग से तैयारी कीजिए। ग्रीनविले ने अमेरिका को खो दिया था क्योंकि उसने ब्रिटेन से आने वाली डाक को पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। ये ट्रेवलिन ने कहा था। किसने कहा था? ट्रेवलिन ने। 20वां क्वेश्चन से, शुगर एक्ट अमेरिका उपनिवेश में कब लागू हुआ? 1764 में, 1764 में लागू हुआ। परंतु अब इसके बारे में महत्वपूर्ण देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण कानून जो ग्रीनविले की सरकार द्वारा लगाए गए थे, शुगर एक्ट 1764 में, क्वार्टरिंग एक्ट व करेंसी एक्ट 1764 में और स्टाम्प एक्ट 1765 में। इस एक्ट के माध्यम से यदि ब्रिटेन के सैनिक को कोई घर खाली मिलता है तो वह उस घर में जाके रह सकता है। किस एक्ट के माध्यम से? क्वार्टरिंग एक्ट के माध्यम से। तो एक कर है वो महत्वपूर्ण है। कभी इनका सीक्वेंस पूछा जाता है, क्रम पूछा जाता है कि एक किस क्रम में है। तो सबसे पहले शुगर एक्ट आया, फिर क्वार्टरिंग एक्ट और करेंसी एक्ट साथ में आए, उसके बाद में स्टाम्प एक्ट 1765 में आया। 21वां क्वेश्चन से, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह कथन किसने कहा? यह जेम्स ओटिस महोदय ने कहा है। जेम्स ओटिस की 3-4 कथन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको भी ध्यान रखना। बहुत बार आ चुका है कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, यह कथन किसका है? जेम्स ओटिस का। 22वां क्वेश्चन से, अमेरिका में कर का विरोध करने के लिए स्वाधीनता की पुत्री व पुत्र का नामक संगठन बने। अमेरिका में किस कर का विरोध करने के लिए स्वाधीनता के पुत्र व पुत्री नामक संगठन बने? तो स्टाम्प एक्ट का विरोध करने के लिए स्वाधीनता के पुत्र व पुत्री नामक संगठन की स्थापना हुई। कानून केवल बंदूक की नली द्वारा ही लागू नहीं किया जा सकता, यह कथन किसका था? अमेरिका स्वतंत्र संग्राम के संबंध में यह कथन किसका था कि कानून केवल बंदूक की नली द्वारा ही लागू नहीं किया जा सकता? एलन महोदय ने कहा था कि कानून केवल बंदूक की नली द्वारा ही लागू नहीं किया जा सकता। मुझे स्वतंत्रता दो या मृत्यु, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम के बारे में उक्त कथन किसका था? या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे क्या दो? मृत्यु दे दो। ये पैट्रिक हेनरी ने कहा। किसने कहा था? पैट्रिक हेनरी ने कहा था। 25वां क्वेश्चन से, अमेरिका में स्टाम्प एक्ट को किसने समाप्त किया? ग्रीनविले की सरकार का जब पतन हो गया था तो उसके बाद में रॉकीगम की सरकार आई 1766 में, और रॉकीगम की सरकार ने 1765 में ग्रीनविले की सरकार के पतन के बाद में स्टाम्प एक्ट को समाप्त कर दिया। और उन्होंने एक घोषणा भी की कि इंग्लैंड की सरकार को अमेरिका में कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न खुल करके सामने आता है कि किस सरकार ने ये अमेरिका में घोषणा की कि अमेरिका पर इंग्लैंड की सरकार को कर लगाने का अधिकार नहीं है? रॉकीगम की सरकार ने यह घोषणा की। आगे वाला है टाउनशेंड की कर योजना। जब रॉकीगम की सरकार के बाद पतन हो गया तो विलियम पीट नामक एक व्यक्ति के निर्देश में सरकार बनी, और टाउनशेंड उस समय उनके अर्थ मंत्री थे। टाउनशेंड का मानना था कि अमेरिका है वो आंतरिक कर का विरोध करता है परंतु बाहरी कर उसको स्वीकार है। अतः उसने 5 ऐसी वस्तुओं पर कर लगाए जो अमेरिका इंग्लैंड से आयात करता था: चाय, शीशा, कागज, सिक्का धातु और रंग। इन 5 वस्तुओं पर उसने कर लगाए। 1767 में लगाए थे, परंतु 1770 में इन करों को समाप्त कर दिया गया था। अब इसमें से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा कि टाउनशेंड किसके अर्थ मंत्री थे? विलियम पीट के थे। उन्होंने किन 5 वस्तुओं पर कर की सिफारिश की थी? चाय, शीशा, कागज, सिक्का धातु और रंग। 1767 में लगाए गए थे और 1770 में इनको समाप्त कर दिया गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोस्टन हत्याकांड कब हुआ? 5 मार्च 1770 को हुआ, जिसमें 5 लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए थे? 5 लोग। कितने लोग मारे गए थे महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु बोस्टन हत्याकांड कब हुआ? 5 मार्च 1770। ये प्रथम घटना है जो अमेरिका में घटित हुई थी। आगे है बोस्टन टी पार्टी की घटना किसके नेतृत्व में हुई? सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। यह घटना
इंग्लैंड में लॉर्ड नॉर्थ के समय हुई थी। इस समय भारतीय चाय सीधे अमेरिका से लाने की इजाजत थी, मतलब उस समय भारतीय चाय सीधे अमेरिका ले जाने की इजाजत थी, सॉरी, मतलब भारत से जो चाय उत्पादित होती है वो सीधे कहाँ पे ले जानी थी, अमेरिका। परंतु जिससे अमेरिका जनता और कंपनी दोनों को तो लाभ था, परंतु तस्कर थे उनको क्या था, नुकसान था। तो नॉर्थ की इस योजना का पूरे देश में उन लोगों ने विरोध किया जो इसके विरोध में थे, और 16 दिसंबर 1773 को सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में बोस्टन बंदरगाह पर 340 जो चाय की पेटियां थी उनको पानी में फेंक दिया, और यही क्या कहलाता है, बोस्टन टी पार्टी की घटना। कब हुई थी, 16 दिसंबर 1773, और किसके नेतृत्व में हुई थी, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में हुई थी। महत्वपूर्ण ये है, उस समय इंग्लैंड का जो गवर्नर था वो लॉर्ड नॉर्थ था, और घटना कब हुई थी, 16 दिसंबर 1773, सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। अब कभी प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है कि बोस्टन हत्याकांड के बाद में अंग्रेजों ने क्या प्रतिक्रिया की, अंग्रेजी शासन ने क्या प्रतिक्रिया की, तो उसने 5 दमनकारी कानून लाए। सबसे पहला कानून क्या था, चाय की क्षतिपूर्ति तक यह जो बोस्टन बंदरगाह है उसको बंद रखा जाएगा। दूसरा है, अंग्रेजों के जो गवर्नर थे उसके अधिकार में वृद्धि कर दी। तीसरा, क्वार्टरिंग एक्ट वापस लाया गया, और इस एक्ट के बारे में मैंने पहले बताया है कि अंग्रेजी सैनिक थे, उनको यदि कोई मकान खाली मिलता है तो वहां पे रहने की परमिशन दी गई, और उपनिवेशवासियों के संगठन और सभा बनाने पर रोक लगा दी गई। और आगे वाला है, क्यूबेक एक्ट लाया गया। इस एक्ट के माध्यम से ओहियो नदी के उत्तर के भूभाग को क्यूबेक प्रदेश में मिलाया गया। आगे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ में चलते हैं। प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन यह 5 सितंबर 1774 में हुआ। इसमें 56 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। फिलाडेल्फिया नगर में हुआ, और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया। एक बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया था ये कि प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया, किस बस्ती ने भाग नहीं लिया, तो जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया। इसमें पेटान रेडोल्फ इसके अध्यक्ष बने थे, परंतु पेटान रेडोल्फ की 1774 में मृत्यु हो गई थी, तो उनके बाद में हेनरी मिडल्टन को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका, प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन का। चार्ल्स थॉमसन को इसके सचिव बने गए, और सर्व सहमति से 1774 में इस सम्मेलन को वापस समाप्त कर दिया। इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न ये आएगा कि ये कब हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण ये है 5 सितंबर 1774। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 56। फिलाडेल्फिया नगर में हुआ था, जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया। पेटन रूडोल्फ इसके अध्यक्ष थे, परंतु मरने इनकी मृत्यु हो गई थी, तो हेनरी मिडल्टन इसके अध्यक्ष बने। चार्ल्स थॉमसन इसके सचिव थे, और 1774 में इसको समाप्त किया गया था। आगे वाला क्वेश्चन से, प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था। आंतरिक मामले में स्वायत्ता प्रदान करना। अब यहाँ पे आपको ऑप्शनल टाइप में प्रश्न देगा कि प्रथम महाद्वीपीय सम्मेलन का लक्ष्य क्या था, पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना या आंतरिक मामले में सहायता देना। तो लड़के लिख के आएंगे, परंतु इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था आंतरिक मामले में क्या देना, सहायता देना। 31वां क्वेश्चन से, अमेरिका स्वतंत्र संग्राम का आरंभ किस घटना से होता है, कानकार्ड की घटना से होता है। उस समय गवर्नर जो गेज था उसको पता चला कि सैनिक कानकार्ड नामक स्थान पर सैनिक सामान जुटा रहे हैं, तो उसने सैनिक टुकड़ी भेजी सामान को हस्तगत करने के लिए और उनकी योजना को विफल करने के लिए। तोपों की आवाज सुन के सैमुअल एडम्स ने कहा कि कैसा सुंदर प्रभात है आज। ये भी कथन आ सकता है कि कानकार्ड की घटना में तोपों की आवाज को सुन के किसने कहा कि कैसा सुंदर प्रभात है, तो सैमुअल एडम्स ने कहा था। इमर्सन ने कहा था कि लेक्सिंगटन में वह गोली दागी गई जिसकी आवाज पूरे विश्व ने सुनी थी। यह किसने कहा था, इमर्सन ने कहा था। महत्वपूर्ण यह है कि अमेरिका स्वतंत्र संग्राम का जो आरंभ हुआ है वो कानकार्ड की घटना से होता है। आगे वाला क्वेश्चन से, द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन की अध्यक्षता जॉन हैनकॉक ने की थी। यह 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में हुआ था। थॉमस जेफरसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रथम बार इस सम्मेलन में भाग लिया, और इस सम्मेलन में जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका सेना के प्रमुख के रूप में इसका चयन किया गया। द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन हैनकॉक ने इसकी अध्यक्षता की थी।
हैनकॉक ने अध्यक्षता की थी और 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में हुआ था। थॉमस जेफरसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रथम बार भाग लिया था और जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस में। आगे वाला क्वेश्चन है, द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन में स्वाधीनता के प्रस्ताव का अनुमोदन 2 जुलाई 1776 को किसने किया? द्वितीय महाद्वीपीय सम्मेलन में स्वाधीनता के प्रस्ताव का ये 2 बार लिखा गया है, तो आप इसको मिस प्रिंट समझिए। 2 जुलाई 1776 को किसने किया? अब प्रश्न ये आएगा कि स्वाधीनता का प्रस्ताव कब रखा? 2 जुलाई 1776। जॉन एडम्स ने इसका अनुमोदन किया और रिचर्ड हेनरी ने इस प्रस्ताव को रखा था और इस प्रस्ताव का न्यूयॉर्क ने समर्थन नहीं किया था। छोटी से छोटी वस्तु को ध्यान में रख करके ये प्रश्न बनाए गए हैं कि कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जाएगा। इस प्रस्ताव का अनुमोदन जॉन एडम्स ने किया था और इसको रखने वाला व्यक्ति था वो रिचर्ड हेनरी था और न्यूयॉर्क ने इसका समर्थन नहीं किया था। और इस प्रस्ताव के आधार पर थॉमस जेफरसन ने 4 जुलाई 1776 को अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा की और इसी दिन 4 जुलाई को अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आगे वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ईश्वर ने सभी मनुष्यों को जब समान बनाया है तो कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिससे कोई छीन नहीं सकता। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है और उसे कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जिसे कोई छीन नहीं सकता, ये कथन जेफरसन ने कहा। और ये कथन जो लिया गया है वो जॉन लॉक की बुक से लिया गया है। क्रांति का आरंभ तो पहले से ही हो चुका था, यह तो लोगों के हृदय और मस्तिष्क में विद्यमान थी। यह कथन किसका है? जॉन एडम्स का है। अमेरिका क्रांति के संबंध में यह कथन किसने कहा था कि क्रांति का आरंभ तो पहले से ही हो चुका था, यह तो लोगों के हृदय और मस्तिष्क में पहले से विद्यमान थी। यह कथन जॉन एडम्स ने कहा। किस युद्ध के बाद फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड ने अमेरिका का साथ दिया? सारागोटा का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद में फ्रांस ने, स्पेन ने और हॉलैंड ने अमेरिका का साथ दिया। वॉशिंगटन ने सारागोटा के युद्ध में जनरल बुर्गोयन को पीछे हटने के लिए बाध्य किया और जब जनरल बुर्गोयन पीछे हट गया तो ये जो तीनों महाशक्तियां थी, ये तीनों महाशक्तियां अमेरिका के साथ में मिल गई। फ्रांस 1778 में मिला, स्पेन 1789 में मिला और हॉलैंड 1780 में मिला। अब जो फ्रांस इसके साथ में मिला तो फ्रांस अमेरिका की सहायता इनडायरेक्टली ऐसे करना चाहता था क्योंकि उसके साथ में सप्तवर्षीय युद्ध में इंग्लैंड ने विश्वासघात किया था, इसलिए वह उसका बदला लेना चाहता। तो इस कारण वह किसके साथ में मिल गया? अमेरिका के साथ में। इसमें से जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये भाई तीनों देश अमेरिका के साथ में किस युद्ध के साथ में मिले? सारागोटा के युद्ध में। कभी ये सीक्वेंस में पूछा जाता है कि इनका क्रम क्या था, पहले कौन मिला था अमेरिका के साथ में? फ्रांस, उसके बाद में स्पेन और उसके बाद में हॉलैंड। 78, 79 और 80। आगे प्रश्न है, जॉर्ज वॉशिंगटन ने किस युद्ध में अंतिम रूप से कॉर्नवालिस को पराजित करके आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया? यॉर्कटाउन के युद्ध में, वर्जीनिया के युद्ध में या यॉर्कटाउन के युद्ध में 19 अक्टूबर 1781 को हुआ और इस युद्ध में उसने कॉर्नवालिस को पराजित करके आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। जब अंग्रेज गवर्नर जनरल को पता चला, लॉर्ड नॉर्थ को, तो उसने कहा कि हे ईश्वर, सब कुछ समाप्त हो गया अमेरिका के संबंध में और एक कॉर्नवालिस उसके बाद में भारत आता है और भारत की व्यवस्था को देखता है। आगे प्रश्न है, वर्साय की संधि कब हुई? बहुत महत्वपूर्ण है, कभी सन पूछ लेता है तो 3 दिसंबर 1783 को हुई और इस संधि के तहत अमेरिका में जो इंग्लैंड के 13 उपनिवेश थे उन 13 उपनिवेशों को स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई। रिचर्ड ऑसबर्ड ने इंग्लैंड का और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अमेरिका का प्रतिनिधित्व किया इस संधि में। आगे वाला क्वेश्चन है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में किसे रेफेवियस की उपाधि प्रदान की गई? जॉर्ज वॉशिंगटन को रेफेवियस की उपाधि दी गई। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में जो जॉर्ज वॉशिंगटन है उसको रेफेवियस की उपाधि दी गई, मतलब लड़ाई को लंबा खींचने वाला
और लड़ाई को लंबा खींच करके शत्रु को हारने के लिए मजबूर करने वाला ये रेपेवियस का अर्थ होता है। आगे वाला क्वेश्चन से अमेरिका का नया संविधान कब लागू हुआ? 4 मार्च 1789 को लागू हुआ, जिसमें 39 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए, 13 धाराएं थी, 7 अनुच्छेद थे। वॉशिंगटन को राष्ट्रपति बनाया गया और जॉन एडम्स को उपराष्ट्रपति बनाया गया। इसमें से जो प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम इस दिनांक को लागू हुआ और इसमें 13 धाराएं और 7 अनुच्छेद थे पहले, और वॉशिंगटन राष्ट्रपति बने थे और जॉन एडम्स थे वो उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया था। 42वां प्रश्न है, विश्व को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण संदेश कौन सा है? गणतंत्र। गणतंत्र है वो अमेरिका स्वतंत्र संग्राम का महत्वपूर्ण संदेश है। अमेरिका क्रांति के संदर्भ में यह एक दर्दनाक संघर्ष था कथन किसने कहा था? R.R. पामर भारत के इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने कहा था कि यह एक दर्दनाक संघर्ष था। अमेरिका क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव रखी। अमेरिका क्रांति ने फ्रांस की क्रांति की नींव रखी। अमेरिका क्रांति के संदर्भ में यह कथन किसका है? बेंजामिन फ्रैंकलिन का। और अमेरिका को स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसने भेंट किया? फ्रांस ने दिया। यह न्यूयॉर्क के हर्बल शहर में लगा हुआ है और दुनिया भर में आज़ादी का प्रतीक है। और इसी के साथ में ही हमारा प्रथम चैप्टर अमेरिका का स्वतंत्र संग्राम पूरा होता है। सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेशन इसमें किया गया है। अपने मित्रों के साथ में भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, परंतु निश्चित रूप से आपको एक बड़ा फायदा इससे होगा, ये पूरे विश्वास के साथ में और पूरे दावे के साथ में आपको कहता हूँ, क्योंकि मैंने जो ये कंटेंट बनाया है वो सार गर्भित है और जो महत्वपूर्ण है वही इसमें शामिल किया गया है। धन्यवाद।